हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जयंता क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जो भी बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्लास सेवेंथ के पार्ट वन को देखिए, ताकि आपको जब स्टार्टिंग समझ में आएगा तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। साथ में एनसीईआरटी की बुक साथ में रखिए या फ़ोन में ओपन करके रखिए। वर्ड मीनिंग को लिख के याद ज़रूर कर लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये बात पता चल जाए कि हाँ, एक नया वीडियो आ गया है हमारे क्लास का। साथ ही आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि क्लास सेवन में पढ़ने वाले हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। लॉकडाउन चल रहा है तो सारे बच्चे घर पर हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी पढ़ा रहे हैं। तो हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो नहीं पढ़ा रहे हैं। जिनके स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की भी मदद होनी ज़रूरी है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा आगे का पॉइंट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के जो दूसरे तरीके हैं वे क्या है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण के और कौन कौन से तरीके होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, वे अपने लिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वे जिंदा कैसे रहते हैं और उन्हें पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स, दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मनुष्य और जानवरों की तरह ऐसे पौधे भी अपने लिए भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, और वे भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, दिस इज प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा, अमरबेल। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. आपने एक पीला पीला धागे जैसा ढेर सारी शाखाओं वाला कोई संरचना देखा होगा जो कि पौधे की डालियों पे, तना पे, हर जगह फैला होता है। तो किसी भी प्लांट पे देखोगे येलो येलो कलर का केवल धागा धागा आपको दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इस प्लांट को कुस्कुटा या अमर बेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। यह पौधों के द्वारा तैयार किए जा रहे भोजन को ही उस पर चढ़ जाता है, फैल जाता है, उसे ही लेता रहता है, उसी से जिंदा रहता है। जिस पौधे पर यह फैलता है, चढ़ता है, उस पौधे को होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यह जिस पे भी चढ़ता है उनके सारे कीमती जो पोषक तत्व हैं उनके जरिए उसे क्या करता है, खींच लेता है। कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और इस प्लांट को पैरासाइट कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम भी एक प्रकार के पैरासाइट हैं? नहीं। पैरासाइट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म से, जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से कंटिन्यू अटैच रहते हैं, या तो उनके बॉडी के अंदर रह के या बॉडी के ऊपर रह के, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम पैरासाइट्स नहीं हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप इसके बारे में सोच सकते हो और अपने टीचर से विचार कर सकते हो कि क्या हम पैरासाइट हैं? तो नहीं, पैरासाइट वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या ऊपर कॉन्टिन्यू रहते हैं, उनके द्वारा खुद के लिए जो बनाया जा रहा है भोजन उसे खींच खींच करके अपना पोषण करते हैं, उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। पहले के दिमाग में क्वेश्चन आता है, पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीचेज दैट सक और ब्लड आर पैरासाइट्स। वो पूछ रहे हैं क्या मच्छर, खटमल, लाई, जू, लीच, जोंक, क्या सभी जो हमारा खून चूसते हैं पैरासाइट्स हैं? हैव यू सीन आर
herd of plants that can eat animals. There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? क्या आपने कभी ऐसा देखा है या ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हो? तो भाई कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को पकड़ लेते हैं, उन्हें पचा लेते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कितना साइंस कितनी अमेजिंग है। तो भाई प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को खा लेते हैं। अभी तक तो आपने सुना था कि एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, बट ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। यही है साइंस, यही इसमें क्या है, डाइवर्सिटी है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ पैसे पौधे ऐसे भी होंगे जो ग्रीन की जगह पे दूसरे कलर रंग के हो सकते हैं, जैसे कि वायलेट हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में आपको एक प्लांट दिया गया है, उसको देखिए। द पिक्चर लाइक आर जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। आपको वहाँ पे जग जैसा एक संरचना देखने को मिलेगा जो कि लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है। पत्ती में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वह बदल करके क्या बन गई है, जग बन गई है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो चोटी है लिप्स की, वह एक ढक्कन बन गई है जो कि खुल सकती है और बंद हो सकती है, तो वह पिक्चर के मुंह को खोलती और बंद करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। उस जग के अंदर क्या है, छोटे छोटे बाल हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जब कोई एक छोटा सा कीड़ा उस पिक्चर पे, उस जग पे आके बैठता है तो उसका ढक्कन खुल जाता है और जो कीड़ा मकोड़ा है वो उसके अंदर जाकर के उसके बालों में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। उसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा क्या है, कीड़ा जो मकोड़ा फंसा था अंदर गया था, पूरी तरह से बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। तो फिर आगे होता ही है कि जो इंसेक्ट है वह उस पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस हैं उनके द्वारा पचा लिया जाता है उसके, और फिर उसके इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को पिक्चर जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ऐसे कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे पौधे जो कि मिट्टी में उगते हैं लेकिन मिट्टी से अपने लिए सारे आवश्यक न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो ऐसा पॉसिबल है। बूझो इज कंफ्यूज्ड। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाट डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। अगर पिक्चर प्लांट हरा है, वह फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, तो वह कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है, उस पर क्यों जिंदा रहता है? अब आता है सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा कि मशरूम का पैकेट सब्जियों के रूप में बिकता है बाज़ारों में। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोविंग इन मॉइस्ट सॉइल आर ऑन rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने ऐसा भी देखा होगा कि फूले फूले छाते की तरह पैचेज होते हैं जो कि मिट्टी में या लकड़ियों पे, गोबर पे बारिश के मौसम में आपको उगे हुए दिखते हैं। चलिए पता करते हैं कि ये लोग अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए, और वे सभी चीज़ें वे प्राप्त कहाँ से करते हैं, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो आप फिगर में देख रहे हैं पैकेट ऑफ मशरूम जो कि एक साइड रखा हुआ सब्जी के रूप में यूज होता है, दूसरा वह मशरूम जो कि सड़ी गली चीज़ों पर उगा था। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. वो ये सोच रहा है, जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, इन्हें पोषक तत्व तो कहाँ से मिलता होगा। पहले तो इनके पास एनिमल्स की तरह मुंह नहीं है, वह कुछ खा ले, और न ही ये पौधों की तरह हरे हैं, तो इस वजह से इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है।
ये अपना भोजन स्वयं भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस से, तो ये खाएंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे। एक एक्टिविटी दे दिया आपको 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। कराए एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसे गीला करिए और छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिनों के बाद आप उसे छाया और थोड़ा गर्म, नमीदार और गर्म जगह पे रख, तो थोड़ा गर्म बहुत ज़्यादा, और फिर तब तक ना उठाओ जब तक उस पर कि उबड़े उबड़े स्ट्रक्चर ना दिखने लगे, फ्लफी रेशेदार संरचना उस पर ना आ जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेज, ये जो अब उस पर पैचेज आएंगे, धब्बे आएंगे, उनका रंग क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब क्या करें, उसे ध्यान से देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, जो उसे बड़ा करके दिखा दे। आपके जो भी विचार हो, जो आपने वहाँ पे महसूस किया, देखा, अपनी कॉपी में लिखो। आप देखोगे वहाँ पे रुई के धागे की तरह ढेर सारे धागे फैले होंगे, जो कि पूरे ब्रेड के ऊपर दिख जाएंगे आपको। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. इन प्राणियों को हम फंगी बोलते हैं, ठीक है। इनमें एक अलग प्रकार का पोषण का तरीका होता है। ये ब्रेड से अपना पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और पोषण के इस तरीके को, जिसमें जो पोषक तत्व हो, पोषण के उस तरीके को जिसमें पोषक तत्व को मरी या सड़ी हुई चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, उन्हें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण का वह तरीका जहाँ पे कोई भी प्राणी अपना पोषक तत्व सड़ी गली मरी हुई चीज़ों से प्राप्त करता है, उसे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. ऐसे जीवित प्राणी जिनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगाई उन सभी चीज़ों पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अचार है, लेदर है, कपड़ा है और दूसरे कुछ सामान, जिन्हें आप गर्म और नमीदार स्थान पर लंबे समय तक छोड़ देते हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, बारिश के समय बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने माँ बाप से फंगाई के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आप पूछिए। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, सामान्यतः इनके जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, बीज होते हैं, वे हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम पहेली की कहानी थोड़ी देखते हैं। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वेर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वह जानना चाहती है, बहुत उत्सुक है जानने के लिए, उसके जो सुंदर सुंदर जूते थे जो उसे खास अवसर पर पहना करती थी, वे फंगी के द्वारा बारिश में नष्ट कर दिए गए, और जानना चाहती है कैसे अचानक आ जाते हैं रेनी सीजन में, उसके पहले तो ये होते नहीं। तो असल बात यह है कि हवा में इनके स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जब वे ज़मीन पर लैंड करते हैं, आते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा गर्म और गीला इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे उग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी चीज़ों को कैसे फंगी के द्वारा नष्ट होने से बचा सकते हो। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. कुछ जीवित प्राणी हैं जो एक साथ रहते हैं और वे दोनों अपने लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स मतलब आश्रय और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे संबंध को सिम्बायोसिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ फंगाई हैं जो कि पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। पौधों की जड़ें उन्हें पोषक तत्व देती हैं और बदले में फंगाई उन्हें वाटर और कुछ
न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व दे देता है, कुछ मिनरल्स भी दे देता है जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को पड़ती है। और फंगाई खुद के लिए अपने लिए उनसे पौधों से भोजन प्राप्त कर लेता है। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, एक प्राणी होता है जिसे लाइकन कहा जाता है। यहाँ पे क्लोरोफिल धारण करने वाला पार्टनर होता है जिसे एल्गी कहते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। दूसरा फंगस होता है जो एक साथ रहते हैं, एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है, उन्हें आश्रय देता है, जल देता है और खनिज पदार्थ देता है एल्गी को। बदले में एल्गी भोजन तैयार करके फंगस को देती है। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोसिस हो गया। लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब सवाल उठता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वे बार बार मिट्टी में वापस कैसे आ जाते हैं, कैसे मेंटेन होता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेइंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद और उर्वरक छिड़कते हुए फेंकते हुए देखा है। आर गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स आर इन पॉट्स। या माली को अपने घड़ों में या बगीचों में डालते हुए देखा है। डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर देखा है तो भाई पता है क्यों ऐसा होता है। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. आपने सीखा कि जो पौधे होते हैं वे मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इसलिए मिट्टी में लगातार पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्व क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। डिक्लाइन मीन्स घटते जाता है, खत्म होता जाता है। फर्टिलाइजर और जो मिनरल होते हैं, उर्वरक और जो खाद होते हैं, उनमें पोषक तत्व होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ये सभी पौधों के लिए क्या है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है। इन्हें लगातार क्या है, समय समय पे मिट्टी में मिलाते रहना चाहिए ताकि इनकी मात्रा मिट्टी में बरकरार रहे। क्योंकि पौधे सोख रहे हैं, कम हो रहा है, तो दूसरी साइड से हम उसमें मिला के उसे बराबर करते रहना चाहिए। हम प्लांट्स को, स्वस्थ प्लांट को उगा सकते हैं अगर हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जिनकी भी प्लांट्स को आवश्यकता रहती है उसे देते रहें, उसे पहुँचाते रहें। तो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. सामान्यतः जो फसल वाले पौधे होते हैं वे ढेर सारे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें ढेर सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आपने अभी सीखा भी कि हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, 78% नाइट्रोजन गैस है। लेकिन पौधे जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं एयर से, उस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, क्योंकि पौधे को जिस रूप में नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, उस रूप में वह एयर में नहीं है। पौधे को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में चाहिए, जबकि एयर में क्या है, वह N2 के रूप में है, गैस के रूप में है। They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a azote form. पौधे को क्या होना चाहिए, घुले हुए फॉर्म में चाहिए, वो मिट्टी से उसे लेता है नाइट्रोजन को। तो इसलिए एक बैक्टीरियम होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है, उसे यूजुअल फॉर्म नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपने लिए खुद के लिए खाना नहीं बना सकता है। पौधे के लिए नाइट्रोजन तो तैयार कर सकता है, लेकिन खुद के लिए भोजन नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए ऐसे पौधों में जैसे चना है, मूंग है, बीन्स है, मतलब जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनमें रहता है, ठीक है, और पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में राइजोबियम को पौधों से भोजन और आश्रय मिल जाता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए उनके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है, एक दूसरे की मदद करने का। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और इनका जो एक संबंध है वह पौधों के
किसानों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोइंग। तो किसान ऐसे जगहों पे जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं भी डालेंगे तो काम हो सकता है। जैसे कि देखो गेहूँ और चने के कम्बिनेशन की खेती की जाती है, या गेहूँ और सरसों की जाती है। गेहूँ अरहर की भी कर लेते हैं, पर अरहर वाला कम ही होता है। गेहूँ चना, क्योंकि चने में क्या है, लेग्यूम्स है, नाइट्रोजन अपने आप बनता रहेगा और साथ में गेहूँ को भी मिल जाएगा, किसान को फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। जितनी भी जो दाल्स हैं वे लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जड़ों में गांठ होती हैं, लेग्यूम्स होती हैं, उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। आपने इस पाठ में सीखा कि ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो कि पैरासिटिक हैं या सेप्रोट्रॉपिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वे अपना पोषक तत्व दूसरे जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सभी हम एनिमल्स को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि वे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर रह सकते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवेरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवेरस प्लांट हैं वे पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं, आधा हेटेरोट्रॉप्स हैं, पूरा नहीं है। तो कुछ हद तक ये बातें कही जा सकती हैं क्योंकि उनमें कैपेसिटी तो होती ही है, बट हैं वे हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनकी डिफिनीशंस आप अपनी बुक से देख करके लिखो और याद कर लो, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स याद रहते हैं तो साइंस में चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाता है चैप्टर को समझना। साथ में यहाँ पे आपको आपने जो भी पढ़ा वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, तो एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। इसके बाद एक्सरसाइज है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होते हैं। भाई आपको ये पता चलता है आपने क्या सीखा यहाँ से। और जल्द ही हम आपका सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो बच्चों, ताकि सबकी मदद हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।